Hi everyone, I am Barun from Online List. Today we will read the fourth chapter from the book First Flight of Class 10th CBSE. The name of the chapter is From the Diary of Annie Frank. Annie Frank was a Annie Frank was a German till 1940. Later, she was she had to leave Germany due to persecution because she was Jewish. तो एक चीज़ और बताते हैं कि जैसे आज ये हम जो आज चैप्टर पढ़ने वाले हैं ये बड़ा छोटा सा अभी कुछ एक्सट्रैक्ट दिया गया है, लेकिन ये एक नोवेल की तरह लिखा गया था। अगर 2017-18 तक जो आप लोगों का बुक चलता था जो कि सीबीएसई पब्लिश करती थी, ये तो एनसीईआरटी का बुक है, वो जब बुक लंबा सा बुक चलता था तो उसके साथ साथ नोवेल की भी आप आजकल आपको नोवेल नहीं पढ़ना पड़ता, लेकिन उस टाइम में नोवेल भी पढ़ना पड़ता था। और नोवेल जो था एक एनी फ्रैंक फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक भी था, वो तो एक नोवेल की तरह था, यहाँ पर एक छोटा सा चैप्टर की तरह। तो यही पढ़ते हैं। अब कहता है कि बिफोर यू रीड, तो एनी फ्रैंक या एनलीज मैरी फ्रैंक, पूरा नाम इसका था एनलीज मैरी फ्रैंक या एनी फ्रैंक। शी वॉज born on 12th June 1929 and died February or March 1940 exactly. We don't know some of the information we have. जो मरी थी वहाँ पर बर्जन बेल्सम जगह का नाम था, जो कि कंसंट्रेशन कैंप था, वहीं पे इनकी डेथ हो गई थी। She wrote a diary which became very famous. Even lots of movies were made, even the opera was made. Initially it was written in a Dutch, later it was translated into many languages. Most of She lived most of her life in Amsterdam, Netherlands. तो पढ़ते हैं यहाँ पर, कहते हैं कि शी वॉज अ जर्मन बॉर्न जूइश गर्ल। चूँकि आपको पता है कि जब नाजी का शासन हो गया था जर्मनी में, तो जो जूइश कम्युनिटी के लोग थे उसको काफ़ी प्रार्थना प्रोसिक्यूशन किया गया था, उसको परेशानी दी गई थी। तो जूइश गर्ल्स हु wrote while in hiding with her family and four friends in the Amsterdam during the Germany occupation of Netherlands in World War II. ये पता है, her family had moved to Amsterdam after the Nazi gained power in Germany, यानी कि जर्मनी में जब नाजी ने अपना कब्जा कर लिया, पूरी तरह शासन उसका हो गया था, जो हिटलर की शासन थी, तो ये लोग चले गए थे नीदरलैंड, एम्स्टर्डम। उसके बाद क्या हुआ कि नाजी का जो है कब्जा हो गया वहाँ पर भी नीदरलैंड पे, तो इसीलिए कि नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड टू नीदरलैंड एज अ परसिक्यूशन अगेंस्ट द जूइश पॉपुलेशन इंक्रीज। जैसे जो जूइश पॉपुलेशन थे उसके खिलाफ जो परसिक्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो गया। द फैमिली वेंट टू The family went into hiding in July 1942 in the hidden room in her father Otto Frank's office building। यानी कि वहाँ पर नीदरलैंड में ही जो ओटो उसके फादर थे उसके बिल्डिंग में जाकर के छुप गया। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग द ग्रुप वॉज बिट्रेड। ये दो साल छुपने के बाद ये जो ग्रुप था उसको चीट किया गया, बिट्रे किया, यानी धोखा दिया गया, एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कॉन्सेंट्रेशन कैंप। ये जर्मनी के जो हिटलर थे उसने कॉन्सेंट्रेशन कैंप बनाया था जिसमें लोगों को रखा जाता था, वहीं पर उसकी डेथ हो जाती, कॉन्सेंट्रेशन कैंप सिस्टम वेयर एनी डाइड ऑफ टाइफस। अब ये जो टाइफस होता है, और प्रोसिक्यूशन का क्या मतलब होता है, अनफेयर और क्रूएल ट्रीटमेंट वो ओवर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ रेस, रिलीजन एंड पॉलिटिकल बिलीफ। तो यहाँ पर क्या था, रेस, यानी एक तरह से जो जोइस थे वो उसको लोग इन्फीरियर मानता था, और इसको जो है और इनका जो डेथ हुआ था वो टाइफस से। तो टाइफस क्या होता है, एक इन्फेक्शन डिजीज़ होता है जो कि लीस, जो एक इंसेक्ट्स होता है, लाइस या इस तरह के जो होते हैं उससे फैलता था। यानी कंसंट्रेशन कैंप में इन्फेक्शन से उस लेस, यानी कि जब कोई भी इंसेक्ट्स आपके बॉडी पे ज़्यादा देर तक रहता है इस तरह का, इस वजह तो उससे हो जाता है। उसी से जो है यानी फ्रैंक का डेथ हो गया था ऑफ टाइफस इन वर्जिन्स बेल्सिन्स विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर्स, उसके सिस्टर के साथ। मार्गरेट फ्रैंक
हर फादर, जो कि उसके फादर थे, ओटो, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, वही रह गए उस ग्रुप में सर्वाइवर, रिटर्न टू द एम्स्टर्डम आफ्टर द वॉर एंड, जब वॉर ख़त्म हुआ तो लौट के आया, टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, ताकि उसका डायरी जो है सेव किया जाए, कन्विंस दैट इट वॉज अ यूनिक रिकॉर्ड, और ये लोग वो कन्विंस हो गया कि ये जो रिकॉर्ड उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था एनी फ्रैंक ने, काफ़ी यूनिक था। ही टुक एक्शंस टू हैव इट पब्लिश इन इंग्लिश अंडर द नेम ऑफ डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, यानी शुरुआत में ये जब पब्लिश हुआ था इसका नाम था डायरी ऑफ ए यंग गर्ल्स, ये यही इस तरह यही नोवेल का नाम भी था जो मैंने आपको बताया था। द डायरी वॉज गिवन टू द एनी फ्रैंक टू हर 13th बर्थडे, ये जो डायरी दिया गया था उसके फादर को, वो कब दिया गया था, उसके 13th बर्थडे पे, एंड क्रॉनिकल्स ऑफ इवेंट ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12th जुलाई 1942 अंटिल इट्स फाइनल एंट्री ऑफ 1st अगस्त 1940, यानी कि यहाँ तक जो था उनकी डायरी में एंट्री हुई थी। It was eventually translated from original Dutch into many languages and become one of the world most widely read book, यानी पहले डच से मैनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया, और ये सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला, मतलब सबसे एक तरह से जितने सारे बुक उसमें से एक सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला। देर हैव बीन सेवरल फिल्म्स, टेलीविजन, थिएटिकल्स प्रोडक्शंस, इवन एन ओपेरा बेस्ड ऑन द डायरी, इस तरह से काफ़ी फिल्म वगैरह या थिएटर के प्रोडक्शंस वगैरह किए गए, ओपेरा भी किया गया। डिस्क्राइब एज वर्क ऑफ द मेच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड, यानी कि इसको डिस्क्राइब किया कि कैसे जो है मेच्योर इंसान कोई चीज़ लिखता है, और कैसे इंसाइटफुल मतलब बड़ा ही हार्ट टचिंग ऑफ द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशंस ऑफ द डेली लाइफ अंडर द नाजी ऑक्यूपेशन, और ये बताता कि कितना क्लोज जो है लोगों का लाइफ था, कैसे बीता जानियो जो नाजी का ऑक्यूपेशंस था उस समय। एनी फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनॉन्ड एंड डिस्कस ऑफ द होलोकास्ट विक्टिम, और एनी फ्रैंक जो है वो सबसे ज़्यादा सबसे फेमस और उसके बारे में सबसे ज़्यादा डिस्कस किया गया था होलोकास्ट। अब होलोकास्ट क्या होता है कि जब मास लेवल पर किसी इंसान को मारा जाता है तो उसको होलोकास्ट कहते हैं। तो जर्मन में भी होलोकास्ट किया गया था, द किलिंग ऑफ मिलियंस ऑफ जूइस एंड अदर बाय द नाजी बिफोर और ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो इसी को हम होलोकास्ट कहते हैं। अब पढ़ते हैं इस चैप्टर को। इसमें तो थोड़ा सा फनी पार्ट दिया गया है, अपने टीचर के साथ कैसे डिस्कस करती है वो, तो देखते हैं। राइटिंग इन अ डायरी इज़ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। अब वो कह रहा है कि यानी फ्रैंक की डायरी जो है लिखना मेरे लिए, मुझे जैसा इंसान के लिए काफ़ी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था, बड़ा ही विचित्र सा था। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनी थिंग बिफोर, इसलिए नहीं कि मैंने इससे पहले कुछ लिखा नहीं था बिफोर, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी that the later on neither I nor anyone else will be interested in the musing of the 13 years old school's girl। अब यहाँ पर म्यूजिंग का क्या मतलब होता है, पहले तो ये जान लेते हैं। तो कह रहा है कि डायरी लिखना उसके लिए बड़ा ही स्ट्रेंज काम था, इसलिए नहीं कि उससे पहले उसने कुछ नहीं लिखा था, इसलिए भी लिखा, इसलिए वो क्योंकि लिखने के बाद उसको और उसके बाकी जो कोई लोग होंगे, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी द लेटर ऑन नाइदर आई, ना तो मैं और ना तो कोई और जो है इतना इंटरेस्ट लेगा किसमें, इन म्यूजिंग ऑफ द 13 ईयर्स ओल्ड स्कूल गर्ल्स। म्यूजिंग्स क्या होता है कि योर थॉट या कमेंट, आपका जो थॉट होता है, आइडिया होता है या कुछ भी है, यही कह रही कि ना तो मैं और ना तो बाकी सारा कोई जो है मेरे थॉट को इंटरेस्ट लेकर के पढ़ेगा, इसलिए उसको बोर लग रहा था, इसलिए नहीं लग रहा था कि उसको लिखा नहीं था उससे पहले, इसलिए कि नाइदर आई नॉर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन म्यूजिंग ऑफ द 13 ईयर्स ओल्ड स्कूल गर्ल्स। ओह वेल इट डजेंट मैटर, फिर क्या, ठीक है, कोई इसका कोई ये कोई मतलब नहीं है। आई फील लाइक राइटिंग, क्योंकि जब तक आप में इंटरेस्ट नहीं होता है तब तक आप कोई काम नहीं करते, तो उसको भी डायरी लिखने पसंद है, तो इसलिए कि आई फील लाइक राइटिंग, मतलब उसको फीलिंग होता है कि हम डायरी लिखें। एंड आई हैव अ ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। अब यहाँ पर यह भी कह दी कि अब तो मेरे पास ज़्यादा ही इसकी ज़रूरत है कि मैं इस चीज़ को लिखूं। अब एक यहाँ पर एक फ्रेज़ यूज़ किया गया, गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। फ्रेज़ होता है गेट समथिंग ऑफ योर चेस्ट,
इसका मतलब होता है कि टेल समवन अबाउट समथिंग दैट हैज़ बीन वरिंग यू। तो यानी अब यहाँ पर ये कह रही है कि पहले तो बता दें कि ऐसा नहीं कि मुझे लिखना बुरा इसलिए स्ट्रेंज लगता है क्योंकि मैंने लिखी नहीं है, इसलिए कि मुझे मेरी जो थॉट है कोई रीड करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन फिर कहती चलो इसका कोई मतलब नहीं है। अब जो मेरे पास अब तो क्या है, ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो चुका है, क्योंकि मेरे अंदर में जो कुछ चीज़ हैं जो मुझे हमेशा परेशान कर रहा है, जो मेरा थॉट है उस चीज़ को मैं बाहर करना चाहती हूँ, मैं लिखना चाहती हूँ, इसीलिए करके आई हैव अ ग्रेटर नीड, उन्हें ज़्यादा ही आवश्यकता है टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग ऑफ माई चेस्ट, यानी मेरे माइंड में जो कुछ भी है, मेरे अंदर में जो कुछ भी है जो मुझे परेशान कर रहा है उसको मैं लिखूँ, यानी बाहर निकालूँ। पेपर हैज़ अ मोर पेशेंस देन पीपल। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग वन on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands। अब कह रही है कि जो जब मैं एक दिन काफ़ी डिप्रेस थी और बैठी हुई थी और अपना जो है सर जो है अपने हाथ में ऐसे करके, लोग जो क्या करते हैं अपना सर ऐसे करके करते हैं ना जब सोचने लगता है, तो तब वो सोच रही थी, तब उनके माइंड में ये सेइंग आया, यानी माइंड ये सेइंग उसको याद आता है कि पेपर हैज़ ए मोर पेशेंस देन पीपल, यानी जो पेपर होता है उसमें ज़्यादा पेशेंस होता है पीपल से। वो ज़्यादा पीपल तो तुरंत में ही गुस्सा करने लगता है, तुरंत में ये हो जाता है, इसलिए करें कि पेपर हैज़ ए मोर पेशेंस देन पीपल, सॉरी पीपल। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग, उसने सोची इस सेइंग को, वन ऑफ द दोज डेज, उन दिनों में, when I was feeling a little depressed, जब वो काफ़ी डिप्रेस फील कर रही थी, and was sitting at home with my chin in my hand, अपना सर ऐसे करके, बोर एंड लिस्टलेस, यानी बोर थी और लिस्टलेस। लिस्टलेस का आपको यहाँ मीनिंग भी दिया है, अब जो भी आपको नहीं दिखेगा मैं बता दूँ। लिस्टलेस का मतलब होता है व्हेन यू हैव नो एनर्जी, हैविंग अ नो एनर्जी और इंथुजियाज्म, टायर्ड और वीक, इस तरीके से जब उसको बोर फील कर रही थी, लिस्ट यानी कि कोई एनर्जी नहीं लग रहा था अंदर से। वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, और सोच रही थी कि क्या घर में रुकूं या बाहर चला जाऊं। आई फाइनली स्टेड वेयर ब्रूडिंग, अब फिर करके फाइनली मैं रुक गई और आई वॉज ब्रूडिंग। अब ब्रूडिंग का क्या भी मतलब होता है, फीलिंग सैड, वरीड एंड एंग्री फॉर अ लॉन्ग, तब वहाँ पर भी वो फील तो कर रही थी फिर भी घर में ही रह गई, अपने आप को काफ़ी डिप्रेस फुल थी, बोर फील करती, फिर भी जो है वो घर में रही। यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, फिर से कहती है, एक तरह से सार्किज्म है, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, यानी पेपर में कोई पास ज़्यादा ही पेशेंस है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टिफ बैक नोटबुक ग्रैंडली रेफर टू एज ए डायरी, और फिर मैं किसी को जो है, मेरा ये प्लान नहीं है कि कोई भी जो मेरा डायरी है उसको रीड करे। स्टिफ बैक का मतलब होता है थोड़ा सा रिजिड और इरेक्ट, मतलब वो जो लोगों को अच्छा ना लगे, तो इसलिए करके आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टिफ बैक नोटबुक ग्रैंडली रेफर टू एज ए डायरी, जिसको कि बड़े मैंने इसको बड़ा ही बना करके एज ए डायरी के रूप में प्रेजेंट किया गया, रेफर टू एज ए डायरी। अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब तक कि मुझे एक रियल फ्रेंड नहीं होता, इट प्रोबेबली वुडेंट मेक अ बिटर डिफरेंस, तब तक कोई इसमें चेंज होने वाला नहीं है। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्ट, अब ये तो बताने की कोशिश की, अब कहती कि नहीं, मैं अब उस जगह पे आती हूँ, उस मुद्दे पे आती हूँ, उस पॉइंट पे आती हूँ, दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। तो कह रही कि आखिर, अब ये तो पहले बता दें कि आखिर मैं उस पॉइंट पे आती हूँ कि आखिर मुझे क्या ऐसा हुआ कि जो चीज़ मुझे प्रॉम्प्ट किया, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है आपको अंदर से पुश करना या इनर्जाइज करना, या आपको कोई चीज़ के लिए उकसाना कि आप कोई चीज़ करें, तो ये नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी, कि क्या कारण था कि मुझे ये चीज़ डायरी रखना पड़ गया। सबसे पहले आई डोंट हैव ए फ्रेंड, तो कहती है कि चूंकि मेरा कोई दोस्त नहीं है। क्यों कहती, देखते हैं। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, अब मैं इसको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से बताती हूँ। सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13 ईयर गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, यानी चूँकि कोई इस बात को विश्वास नहीं करेगा कि इस पूरी दुनिया में 13 साल की जो लड़की है उसका कोई दोस्त ही नहीं है, मैं अकेली हूँ। एम आई नॉट, अब कह रही है एंड आई एम नॉट, वो फिर वो कह रही है कि नहीं, ऐसा भी नहीं है कि मैं सिर्फ अकेली हूँ, ना तो कोई विश्वास करेगा और ना मैं रियल में हूँ। आई हैव ए लविंग पेरेंट्स एंड ए 6 ईयर ओल्ड सिस्टर,
यानी कि मेरे अच्छे पेरेंट्स हैं जो मुझे काफ़ी प्रेम करते हैं, अफेक्शन देते हैं, और मेरी 6 साल की छोटी सी सिस्टर भी है। एंड देर आर अबाउट 30 पीपल्स आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और लगभग 30 पीपल है जिसको मैं फ्रेंड्स कह सकती हूँ। आई हैव ए फैमिली लविंग आंट्स, मेरा फैमिली है उसमें आंट्स हैं, एंड गुड होम, अच्छे घर भी है। नो, ऑन द सरफेस आई आई सीम्स टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू। अगर आप ऊपर से इसको देखा जाए, ऑन द सरफेस का मतलब अगर बाहर से देखने की कोशिश करें तो इसका ये मतलब हुआ कि मेरे पास सब कुछ है एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। अब यहाँ वन ट्रू फ्रेंड की बात की कि आपके पास सब कुछ होता है, लेकिन फ्रेंड जो होता है ना, जो कि आपका सारा कुछ शेयर करता है, आप फ्रेंड से जितना चीज़ शेयर कर सकते हैं उतना आप किसी से शेयर नहीं कर सकते। इसीलिए ये कह रही है कि एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, ऑल आई थिंक अबाउट वन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम। और ऑल आई थिंक अबाउट यानी कि जब भी इस तरह की मैं सोचती हूँ तो आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम, कि अच्छे उसके साथ का समय है। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डनरी एवरीथिंग। अब यहाँ पर एक फ्रेज यूज़ किया गया है जो कि नॉट ब्रिंग योर सेल्फ टू डू समथिंग, ये फ्रेज होता है, तो यहीं पे उसको यूज़ किया गया कि आई कांट ब्रिंग टू, आई ब्रिंग माई सेल्फ। तो होता क्या है, नॉट ब्रिंग योर सेल्फ टू डू समथिंग, इसका मतलब होता है नॉट एबल टू फोर्स योर सेल्फ टू डू समथिंग दैट यू थिंक अनप्लेजेंट। यानी कि आप इस जो चीज़ें होती हैं, नॉट एबल टू फोर्स योर सेल्फ, कि अपने आप को आप फोर्स नहीं कर पाते हैं कि कोई चीज़ करे जो कि आपके लिए काफ़ी अनप्लेजेंट है। तो इसीलिए वो कह के आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एवरी थिंग बट ऑर्डनरी, एनी थिंग बट ऑर्डनरी एवरीथिंग एल्स, सॉरी एवरी डे थिंग्स। यानी आप कह रहे कि सब कुछ मैं नहीं बात कर सकती हूँ, कुछ जो ऑर्डनरी थिंग्स हैं वही चीज़ मैं बता सकती हूँ इस तरह से। सो आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग, सब कुछ। तो इसीलिए वहाँ पर कह रहा है, क्योंकि हो सकता है वो काफ़ी अनप्लेजेंट हो, बट ऑर्डनरी एवरीथिंग जो मैं बता सकती हूँ। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर। अब लगता है कि हम इसके नज़दीक भी नहीं, वी डोंट सीम टू बी गेट एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम। अब वो कह रहे कि ऐसा लगता है कि हम लोग, ऐसा प्रतीत होता है कि हम लोग उसके नज़दीक भी नहीं जाने वाले हैं, और यही जो है प्रॉब्लम है। अब जो बताने वाली थी वो, मे बी इट इज़ माई फॉल्ट। अब वो कह रहे कि वो मेरा ही हो सकता है कि वो मेरी गलती हो कि मैं सब कुछ नहीं बता सकती सबको, इसी कारण से वो सोच रही है कि मे बी इट इज़ माई फॉल्ट दैट वी वुडंट कन्फाइन इन ईच अदर, कि हम दोनों एक दूसरे को कन्फाइन नहीं कर पाते। इन केस दैट जस्ट हाउ थिंग्स आर, और इसी तरीके से जो है चीज़ें हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली देर आर नॉट लाइबल टू चेंज। और बात तो ये भी है, अनफॉर्चुनेटली यानी दुर्भाग्यपूर्ण कह सकते हैं कि ये बदलने वाला भी नहीं है। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड अ डायरी, और इसीलिए मैंने एक डायरी रखा था। कहने का यहाँ पर टोटल मतलब अगर निकाले तो कह रहे कि सब कुछ था मेरे पास, लेकिन होता ना कि आप सब पेरेंट्स से सब कुछ बात नहीं शेयर कर सकते हैं, कुछ जो ऑर्डिनरी थिंग्स हैं वही बता सकती है। इसीलिए कह रहा कि कोई एक ट्रू फ्रेंड नहीं था, और वो बदलने वाला भी नहीं था, चाहे जो भी उसके सर्कमस्टांसेस है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक डायरी रखना शुरू किया। टू इन्हेंस द इमेज ऑफ द लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशंस। अब वो कह रहा कि जो मेरा इमेजिनेशंस था उसमें जो एक दोस्त की मैंने कल्पना की थी, टू इन्हेंस द इमेज ऑफ द लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, यानी जब वो सोच रही थी कि मेरा ऐसा दोस्त होगा, उसके साथ ऐसा करेंगे, उसका एक इमेज लोग बना करके अपना इमेज बनाई थी, मतलब एक कैरेक्टर बना रखी थी। आई डोंट वॉन्ट टू जोट डाउन द फैक्ट्स इन द डायरी एंड द वे मोस्ट पीपल वुड डू। अब वो कह रहे कि मैं नहीं अब जोट डाउन का मतलब कहता है लिखना होता है, तो अब कह रहे आई डोंट want to jot down the facts in the diary the way most people do। यानी कि मैं जो है सब कुछ जो है लिखना नहीं चाहती, मैं सब जो है सब कुछ नोट करना नहीं चाहती हूँ डायरी में, जैसे कि लोग अक्सर करते हैं, यानी उसके अपने फ्रेंड के बारे में इस तरीके से डू। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, लेकिन मैं चाहती हूँ कि डायरी जो है मेरा फ्रेंड हो। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और मैं इसको किटी का, यानी ये बताने ऊपर वाले लाइन में ये कहा कि जो जो इमेजिनेशन कर रही थी कि उसका एक लंबा सा एक दोस्त होगा, ऐसा होगा वैसा, उसके साथ सब कुछ शेयर करेगी,
तो वो जो बात है शेयर करना, वो डायरी में सब कुछ वो शेयर करने वाली नहीं है जैसे कि लोग करते हैं। वो चाहती कि एक ऐसा फ्रेंड हो जो कि उसका अलग ही एक फ्रेंड का मीनिंग है, लेकिन लास्ट में उन्होंने तो सब कुछ लिख ही दिया था। सो कह रहे हैं कि आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, कि वो मेरी दोस्त हो, एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और मैं इसको किटी कहने वाली हूँ। मैंने उसका नाम दिया डायरी का किटी। अब कहते हैं सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरी टू किटी इफ आई वर टू प्लंज राइट इन। अब कह रही है कि कोई नहीं समझेगा, सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरी, यानी कि अब कह रहे कि कोई भी जो है उसकी स्टोरी के बारे में नहीं समझेगा जो है, और वर्ड ऑफ माई स्टोरी टू किटी, यानी जो किटी के बारे में, यानी जो अपना डायरी को दोस्त बनाया था और उसके साथ जो कुछ भी शेयर किया था उसको नहीं समझेगा। इफ़ आई वर टू प्लेंज राइट इन, अगर मैं तुरंत ही किसी चीज़ को प्लंज इन या इनटू का मतलब होता है सडनली स्टार्ट डूइंग समथिंग, कि मैं तुरंत ही इसको लिखना शुरू कर दूं या बताना शुरू कर दूं, तो कोई नहीं इसके बारे में समझेगा। तो ये बताने की कोशिश करें कि डायरी जो को जो अपना उसने फ्रेंड बनाया था, तो सोचिए कि तुरंत ही उसके बारे में अगर सब कुछ बताना शुरू कर देंगे तो लोगों को समझ नहीं आएगा। इसीलिए करें कि इट आई वुड रैदर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ एज एज मच आई डिसलाइक डूइंग इट। तो कह रहा कि मैं अगर डायरी के बारे में, अपने किटी के बारे में तुरंत ही लिखना शुरू कर दूं, बताना शुरू कर दूं, आपको समझ नहीं आए, तो थोड़ा सा मैं इसका ब्रीफ जो है स्केच दूंगा। स्केच का क्या मतलब होता है, कोई चीज़ आपको बना करके एज ए पेपर पे या फिर एक तरह से बैकग्राउंड बना करके कोई चीज़ आप बताते हैं, तो उसको हम इसलिए कह रहे हैं कि आई वुड राइदर, ये अच्छा होगा कि मैं थोड़ा सा उसका ब्रीफ जो है स्केच आपको लोगों को दे दूं। एज मच आई डिसलाइक डूइंग इट, जैसे कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, ये चीज़ करना पसंद नहीं है, फिर भी मैं ये चीज़ कर रही हूँ क्योंकि आप लोग को समझ में आए। फिर कहती है, तब उस स्टोरी स्टार्ट होता है कि माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, जो उसके फादर हैं सबसे अच्छे फादर हैं। जो सबके फादर अच्छे होते हैं, तो एडोरेबल मतलब जो आपको काफ़ी पसंद करता है, आपको प्रेम करता है, आपको लव देता है, अफेक्शन देता है, उसको एडोरेबल कहते हैं। हिंदी में जैसा भी एक वर्ड निकल के आए, तो अगर आप किसी को एडोर करते हैं तो उसको काफ़ी रिस्पेक्ट देते हैं, मानते हैं, तो इस तरीके से। तो कहते हैं माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, जो उसने कभी देखा होगा, इस तरह से। डिडंट मैरी माई मदर अनटिल ही वॉज 36, यानी तब तक मेरे मदर से शादी नहीं किया जब तक कि वो 36 ईयर के नहीं होंगे। एंड शी वॉज 25, और उसकी जो मदर थी वो भी 25 की थी। माई सिस्टर मार्गरेट, जो उसकी सिस्टर थी मार्गरेट, वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926, और उसकी जो सिस्टर थी वो पैदा ली थी फ्रैंकफर्ट में 1926 में। एंड आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, और वो जो पैदा ली थी वो कब पैदा ली थी, 1929। आई हैव इन द फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, अब वो कह रही फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है कि मैं फ्रैंकफर्ट में तब तक थी जब मैं 4 साल की थी। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, और जो मेरे फादर थे इमिग्रेट हो चुके थे हॉलैंड में कब, 1933 में। इमिग्रेट मतलब यहाँ की जब आप एक देश से छोड़ करके दूसरे जो जाते। माई मदर एडिथ हॉरेलनर हॉलेंडस फ्रैंक, यानी कि जो मेरी मदर थी उन्हीं की एनी फ्रैंक की, जो उसका नाम दिया है, वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर, उसकी मदर चली गई थी सितंबर में। वाइल मार्गेट एंड आई वेंट वर सेंट टू एचेन टू स्टे विद माई ग्रैंड मदर, और जो मार्गेट थी उसकी सिस्टर, और वो उसको भेज दिया गया था कहाँ, एचेन, जो उसकी जो ग्रैंड मदर जहाँ पर रहती थी वहाँ पर। मार्गेट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, और जो मार्गेट थी वो कहाँ, जो मार्गेट थी वो कब गई, हॉलैंड दिसंबर में गई जहाँ पर उसके पेरेंट्स चले गए थे। एंड आई फॉलोड इन फेब्रुवरी, और वो फेब्रुवरी में गई। व्हेन आई वॉज प्लंग डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर अ मार्गेट। अब प्लग डाउन का मतलब होता है पुट डाउन इन अ कैजुअली, यानी कि आप कह रहे कि वो फरवरी में गई जब उसको एज ए बर्थडे के रूप में उसको प्रेजेंट किया गया। आई वॉज प्लंग डाउन ऑन द टेबल एज ए बर्थडे प्रेजेंट फॉर अ मार्गेट के लिए। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। मॉन्टेसरी जानते हैं, जो एक सिस्टम होता है जो जहाँ बच्चों की पढ़ाई होती, तो मैंने
आई स्टार्टेड राइट अवे, यानी जाते ही उसने तुरंत ही मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ना शुरू कर दिया, ज़्यादा समय नहीं लगा उसको। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6, मैं वहाँ पर तब तक रुकी, यानी अपने हॉलैंड में, जब तक वो 6 ईयर की होगी। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, तब तो वो फर्स्ट फॉर्म थी। एंड द सिक्स्थ इन द सिक्स्थ फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेस कैपोरस, यानी जो उसकी 6th स्टैंडर्ड तक जो उसकी टीचर थी वो क्या थी, मिसेस क्यूप्रस थी। द हेड मिस्ट्रेस भी थी वो। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन द टीयर्स, जब लास्ट का साल की लास्ट आए, तो लास्ट समय जब आया ईयर का, तो दोनों यानी कि रो रहे थे। क्यों रो रहे थे? वी सेड हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, क्योंकि जा रही थी वो। इन द समर 1941 ग्रैंड मा फेल इल, जो उसकी ग्रैंड मदर थी वो बीमार पड़ गई, एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनका ऑपरेशन करवाना पड़ा। सो माई बर्थडे पास्ट विद अ लिटिल सेलिब्रेशन, सो जो उसका बर्थडे था वो बिना ज़्यादा धूमधाम के ऐसे ही पास हुआ। ग्रैंड माँ डाइड इन 1942, जो उसकी ग्रैंड माँ थी वो 1942 में मर गई। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर, कोई नहीं जानता है कि मैं कितने जो है उसके बारे में, उनके बारे में सोचती हूँ और कितना उसे प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 was intended to make up for the others, यानी जो सेलिब्रेशंस था 1942 का, वो बस ये था कि लोगों को बताना था। एंड ग्रैंडमा कैंडल वॉज लिट along with the rest, और बाकी के साथ उनका भी कैंडल जलाया गया। द फोर ऑफ अस स्टिल डूइंग वेल, यानी कि उसके पेरेंट्स, उसके सिस्टर और वो अच्छा चल रहा था अपना। एंड दैट ब्रिंग मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 12 जून 1942। अब ये जो धीरे धीरे चलते हुए ये अब उसकी बात कहाँ आती है, ये जो फरवरी में गई थी, जून की बात है, जून 1942 में आता है। एंड द सोलमन सोमन डेडिकेशंस सोलमन डेडिकेशंस ऑफ माई डायरी। तो अब वो कहती है अब जो है, अब ये जो प्रेजेंट डेट जहाँ पर उसने डायरी को इस तरीके से लिखा वो लाता है। और ये जो लिखा हुआ है सोलेंस, यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, सॉरी सोलमैन जो लिखा होता है इसका क्या मतलब होता है कि सीरियस तरीके से। तो अब उसको लाता है इस बात की चर्चा करने सीरियस तरीके से कि आखिर क्या हुआ था। अब यहाँ डायरी में वो खुद से लिखती है, डियरेस्ट किटी, आवर इंटायर क्लास इज क्वाइकिंग इन इट्स बूट। अब अपने डायरी में लिखती है कि डियर किटी, our entire class is quaking in its boot. The reason, of course, is a forthcoming meeting which the teacher decided who will move up to the next form and who will be kept back. तो पूरा जो क्लास है वो कहती है डियर किटीज़, पूरा जो क्लास है उसकी आवाज़ें आ रही है, उसके बूट से जो है उसकी आवाज़ें आ रही जो और एक तरह से बोल रहा है कि, और इसका कारण क्या है कि जो फोर्थ कमिंग मीटिंग यानी आने वाला जो मीटिंग है उसमें जो है इस बात की चर्चा हो रही है, मीटिंग इन द विच द टीचर्स डिसाइड कि कौन जो है क्लास में रहेगा और किसको प्रमोट किया जाएगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट, आधे क्लास जो है बेट लगा रहा है, शर्त लगा है कि GN एंड आई, जो हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट, GN एंड आई लाफ आवर सेल्फ सिली एट टू बॉयज बिहाइंड अस। अब GN जो उसकी दोस्त होगी जो थी वो, और वो दोनों मिल करके जो वो हंस रही थी, आई लाफ आवर सेल्फ, अपने आप हंस ली, सिली एट द टू बॉयज मैन उसके पीछे था, CN एंड जैकोस हु हैव स्टेक देयर इंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बेड। जो CN और जैकस थे वो क्या कहता पूरा जो है अपना हॉलीडे इसी में बिता लिया कि शर्त लगाने में कि आखिर क्या होने वाला है फॉर मॉर्निंग टू नाइट। इट्स यू आर गोइंग टू पास, अब कि तुम पास करोगे, तुम पास, जैसे बच्चों में शर्त हो ना कि तुम पास करोगे, तुम पास करोगे। नो आई एम नॉट, यस यू आर, तुम पास करोगे, नो आई एम नॉट, इवन जीज पेडलिंग ग्लांसेस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन। यानी अब कह रही है कि जब बार बार उसको कह रही कि तुम पास करोगे, ये कह रही ये जो फ्रैंक थी वो कह रही कि मैं नहीं करूँगी। तो इन सब के बावजूद भी इवन द GS प्लीडिंग ग्लांस
जो इस तरह के कर रही थी। एंड माई एंग्री आउटब्रस्ट, और ये गुस्से से आउटब्रस्ट का मतलब जब आपको गुस्सा आ जाता है तेज, तो एंग्री आउटब्रस्ट कांट काम देम डाउन, यानी कि तब भी उसको शांत नहीं कर पाए। इफ़ यू आस्क मी, अगर तुम मुझसे पूछती हो, देर आर सो मेनी डमीज दैट आर अबाउट टू क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। अगर तुम मुझसे पूछती हो, लगभग बहुत सारे बेवकूफ़ हैं। अब देखो, डमी का मतलब जो आप किसी मॉल वगैरह में जाते हैं तो जो मूर्ति रखा उसको भी डमी कहते हैं, ठीक। लेकिन डमीज़ का मतलब स्टूपिड पर्सन भी होता है। तो वो कह रहे कि बहुत सारे ऐसे डमीज़ हैं, बेवकूफ़ से हैं, लगभग क्वार्टर, दैट अबाउट द क्वार्टर ऑफ द क्लास, इन लगभग 25% बच्चे ऐसा है जिसको कि क्लास में रखा जाएगा। मतलब टीचर आर द मोस्ट अनप्रडिक्टेबल क्रिएचर ऑन द अर्थ। लेकिन वो कह रही है जो टीचर है वो बड़ा ही अनप्रडिक्टेबल क्रिएचर है, पता नहीं क्या करेगा, किसको रखेगा, किसको पास कर देगा। कभी कभी आप देखते होंगे कि आपके क्लास में किसी बच्चे को प्रमोट कर दिया जाता है, उसकी मार्क्स है, तो आप सोचते हैं ये सारे टीचर जो है बायस है। अब वो कहते आई एम नॉट सो वरीड अबाउट अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। अब वो फ्रैंक कहती है कि मैं ज़्यादा चिंतित नहीं हूँ अपने बारे में भी, और ना मैं अपने गर्लफ्रेंड्स के बारे में। वेल, वी विल मेक इट, हम लोग तो पास कर ही जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट्स मैथ। जो एक सब्जेक्ट है जिसके बारे में श्योर नहीं हो वो क्या है, मैथ्स। एनी वे, ऑल वी कैन डू इज़ टू वेट। ठीक है, अब इंतज़ार करते हैं कि आखिर टीचर किसको प्रमोट करता है। अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर्स नॉट टू लूज हार्ट। तब तक जो है हम एक दूसरे को बता रहे थे, ये सब सारे बात वो डायरी में लिखती है कि निराश नहीं होना, डोंट लूज हार्ट। आई गेट along प्रिटी वेल विद ऑल माई टीचर। अब गेट along का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से फैमिलियर हो जाना। तो जितने सारे टीचर थे मैं उससे परिचित हो चुका था, रूबरू हो चुका, यानी कि एक तरह से कंफर्ट हो चुका था बाकी सारे टीचर के साथ। देर आर 9 ऑफ देम, लगभग 9 टीचर थे, 7 मैन एंड 2 वुमेन। 7 मैन थे टीचर और 2 वुमेन टीचर थे। मिस्टर, हाँ, मिस्टर कीसिंग्स द ओल्ड फॉगीज। अब जो एक नाम है कि मिस्टर कीसिंग, अब ये नाम है द ओल्ड फॉगी। अब फॉगी क्या होता है, पर्सन हु इज ओल्ड फैशन एंड लाइक ट्रेडिशनल वेज। तो यानी वो जो टीचर थे उसका वो ओल्ड फॉगी, हु टीचेस मैथ। वो क्या पढ़ाता था, मैथ पढ़ाता था, और वैसे भी वो ओल्ड था इसीलिए वो कह भी रही थी। वॉज एनवाइड विद मी फॉर एजेस। वो उससे काफ़ी दिनों से, एजेस का मतलब यहाँ पर हो गया बहुतों साल से, वो काफ़ी उससे गुस्से में रहता था। क्यों रहता था, बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि मैं काफ़ी बातचीत करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क। काफ़ी वार्निंग के बाद उन्होंने क्या किया, मुझे एक काम दे दिया, एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया। क्या दिया, एन एसे ऑन द सब्जेक्ट, जो है एक एसे लिखना है सब्जेक्ट पे, चैटर बॉक्स। अब चैटर बॉक्स, अ चैटर बॉक्स, तो अब ये एक सब्जेक्ट दिया चैटर बॉक्स, उस पर जो है वो एसे लिखना है। व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट। अब कह रहे कि क्या तुम लिख सकते हो उसके बारे में। आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर। अब वो सोच चिंतित थी क्या कि क्या लिखूं। आई डिसाइडेड, आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक। अब वो अपने जो है नोटबुक में टाइटल लिख दी। टक्ड इट माई बैग इन, ट्राई टू कीप क्वाइट। और फिर अपने बैग में उसको डाल दिया। टक्ट का मतलब होता है डाल देना, पुश कर, अपने किसी चीज़ में रख देना, यानी वो टाइटल लिख करके और उसने बैग में डाल दिया। दैट इवनिंग आई, आफ्टर आई वुड फिनिश, सॉरी, दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क। उस समय, उस इवनिंग में ही जब उसको मिला था ये एक्स्ट्रा होमवर्क, जब वो सारा काम बाकी का कर लिया होमवर्क, द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आइज। अब वो देखती है, अचानक से उसको दिखाई दिया कि हाँ नोट भी, ये लिखना भी है। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल चूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन। यानी अब वो सब्जेक्ट के बारे में सोच भी रही थी और जो फाउंटेन पेन था उसका टिप जो था चबा भी रही थी। एनी वन कुड बी रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड्स। अब यहाँ पर रैम्बल ऑन का मतलब क्या होता है, यहाँ देखिए, टॉक और राइट एमलेसली फॉर अ लॉन्ग। यानी कोई भी इंसान जो है किसी भी किसी वर्ड के बारे, किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा देर तक लिख सकता है। एनी वन कुड रैम्बल ऑन, यानी लिख सकता है, बात कर सकता है। लीव स्पेस बिटवीन द वर्ड्स, तरह से मैंने लिख सकता है। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्गूमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग।
वो कह रहे कि टॉकिंग के बारे में तो कोई भी लिख सकता है, लेकिन वहाँ मुद्दा ये नहीं था, मुद्दा ये था कि जो लिखना है वो कन्विंसिंग होना चाहिए, कि आखिर कन्विंसिंग आर्गूमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, यानी कि आखिर इतना बातचीत की आवश्यकता क्या है। आई थॉट एंड सडनली आई हैन आइडिया, मैं लंबे समय तक सोची और फिर अचानक से मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। यानी फ्रेंड सोच रही है। आई रोट द 3 पेज मिस्टर कीसिंग हैड असाइन मी, यानी कि मैंने 3 पेज लिखा जो मिस्टर कीसिंग ने मुझे दिया था। एंड वॉज सेटिस्फाइड, और काफ़ी संतुष्ट थी। आई आर्गूड दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट्स ट्रेट, वो लिखती है कि जो टॉकिंग होता है वो स्टूडेंट्स का ट्रेट होता है। ट्रेट का मतलब क्या हो गया कि आपका व्यवहार, आपका तरीका, आपका बोलने का, पहनने का, ईटिंग का, बिहेव करने का। तो एक तरह से ट्रेट को हम डिफरेंट तरीके से यूज, तो यानी कि जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि आर्गूमेंट उसने ये लिखा कि जो स्टूडेंट्स का एक बिहेवियर है कि वो ज़्यादा बातचीत करेगा। सो आई आर्गू दैट द टॉकिंग इज ए स्टूडेंट ट्रेट एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। अब ये मेरा ट्रेड तो है, मैं ये हैबिचुअल तो हूँ, मैं एक तरह से हैबिचुअल नहीं, मैं कह सकती ये मेरा बिहेवियर है, मैं करूँगी लेकिन कंट्रोल करके रखूँगी। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ दैट हैबिट सिंस माई मदर टॉक एज मच एज आई डिड इफ़ नॉट मोर। तो आप कह रहे कि ठीक है मैं इसको कंट्रोल तो करूँगी, बट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ, लेकिन मैं इस हैबिट को क्योर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मदर ही, जो मेरी मदर है वो भी बातचीत करती है। एज मच आई डिड, अगर जितना मैं मुझसे ज़्यादा नहीं करती हो तो कम से कम मेरे जैसा तो करती है। एज मच आई डिड इफ़ नॉट मोर एंड देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स। अब ये जो इनहेरिटेड ट्रेट्स होता है उसके बारे में आप कुछ भी नहीं कह सकते। इनहेरिटेड का क्या मतलब है? इनहेरिटेड का मतलब होता है जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कोई डिजीज़ या कोई भी गुण जो है कहते क्वालिटी ट्रांसफ़र होता है, उसको हम इनहेरिटेड कहते हैं। तो यानी अब वो कह रहे कि मैं इसलिए बोलती हूँ, कंट्रोल तो कर दूंगी मैं अपने ट्रेट को, लेकिन ये क्योर नहीं हो सकता क्योंकि मेरी मदर भी बोलती है, और ये इनहेरिटेड ट्रेट्स। मिस्टर किसिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्गूमेंट, मिस्टर किसिंग जो थे उसको काफ़ी हंसी आया मेरे गाल में। बट व्हेन आई प्रोसीड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, जब मैं फिर दूसरे जो लेसन है उसमें और भी बातचीत करना शुरू, ही असाइन मी द सेकेंड ऐसे, फिर उसने मुझे दूसरा ऐसे दे दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी एन इनकॉरेजेबल चैटर बॉक्स, और इस बार जो दिया वो क्या दिया? इनकॉरेजेबल चैटर बॉक्स। इनकॉरेजेबल का मतलब होता है समथिंग दैट कैनॉट बी करेक्ट, दैट कैनॉट बी अमेंड, यानी कि जो जिस चीज़ को हम बदल नहीं सकते हैं। ठीक, तो कर एन इनकॉरेजेबल चैटर बॉक्स, आई हैंडेड इट इन, फिर मुझे वो आई हैंडेड इट इन। ठीक है। मिस्टर कीसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट द 2 whole lessons, अब 2 लेसन के बारे में जो है उसको कोई कंप्लेन नहीं था। हाउएवर ड्यूरिंग द थर्ड लेसन ही हैड फाइनली हैड इनफ, अब तीसरी लेसन में जो है वो जब तीसरा क्लास हुआ तो उसको फिर से हो गया। एनी फ्रैंक एज ए पनिशमेंट टू फॉर टॉकिंग इन द क्लास राइट एन एसे। अब एनी फ्रैंक को कहता है ठीक है तुमको पनिशमेंट के, तुम बहुत फिर से बोलती हो, तुम पनिशमेंट के कारण तुमको जो है टाइटल क्या लिखना है? राइट इन एसे इन टाइटल क्वाइक 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 सेड मिस्ट्रेस चटर बॉक्स। वो कह रही कि लिखो, अब इसके बारे में पहले दिया था चटर बॉक्स, अब देख क्वाइक क्वाइक क्वाइक। द क्लास रोअर एंड आई हैड टू लाफ टू, अब जो पूरी जो है क्लास में हंसी हुआ और मुझे भी हंसी आ गया। नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्युइटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्स। अब इंजेन्युइटी का मतलब होता है समवन एबिलिटी टू थिंक ऑफ अ क्लेवर न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग्स। तो अब वो कह रहे कि दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्युइटी, अब वो लगभग परेशान हो चुकी थी, वो हो चुकी थी अपने जो ये नया क्वालिटी था उसको, ऑन द टॉपिक ऑफ द चैटरबॉक्स। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, अब ये जो समय था ये क्या था? एक नए आइडिया के साथ आना है। सो समथिंग एल्स, इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल, जो कि एक ओरिजिनल हो। माई फ्रेंड्स my friend Sane, who is a good at poetry, offer to help me write an essay from beginning to end in the verse, and I jump for a joy। जो उसकी दोस्त थी है ना, उसने जो
पोइट्री लिखने में काफ़ी अच्छी थी, उसने मदद किया कि उसको ऑफर टू हेल्प मी राइट ऐसे इन द बिगनिंग टू एंड इन अ वर्स, यानी कि वर्स स्टाइल में पोइट्री को, जो एक पोइट्री के में लिखने में माहिर थी उसकी दोस्त, लेकिन उसको वर्स में, यानी वर्स में एक तरह से जो पढ़ते हैं ना, प्रोज जो पढ़ते हैं उस तरीके से। एंड आई जम्प फॉर अ जॉय, मैं काफ़ी खुश हुई। मिस्टर किसी वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट। मिस्टर किसिंग जो है वो हमेशा मजाक करने की कोशिश करता था इस रिडिकुलस सब्जेक्ट पे, बट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम। लेकिन इस बार जो है मैं ऐसा लिखूंगी कि जोक उस पर हो जाए। आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपना पोएम फिनिश कर दिया। एंड इट वॉज अ ब्यूटीफुल, चूँकि उसकी दोस्त ने मदद की थी पोएम लिखने में, तो काफ़ी शानदार था। इट वॉज अबाउट द मदर डक्स एंड द फादर स्वॉर्म। अब ये जो पोएम था वो क्या था, ये एक मदर डक और फादर स्वॉर्म के बारे में था। एंड द 3 बेबी डकलिंग, और जो डकलिंग था वो भी, हु वर बिटेन टू डेथ बाय द फादर, वो मारते मारते उसको मार दिया गया। बिकॉज दे क्वाइक्स टू मच, चूँकि वो काफ़ी बोलते थे तीनों बच्चे। लकली मिस्टर किसिंग टुक अ जोक राइट अवे। अब लकली मतलब ये जो जोक था उसको उसने तुरंत ही समझ में उसको आ गया। ही रीड द पोएम टू द क्लास, और फिर उसने क्लास में इस पोएम को रीड किया, एडिंग हिज ओन कमेंट, और उसमें उसने अपना भी कमेंट्स ऐड कर दिया। एंड फॉर अ सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, बाकी सारे क्लासेस को भी इस तरीके से वो ऐड कर दिया। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैव बीन असाइंड एंड हैवेंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और तब से जो है मुझे बातचीत करने दिया गया और कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं दिया गया। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अब उसका विपरीत क्या हुआ कि मिस्टर कीसिंग्स कीसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज, आजकल वो भी जोक करते हैं। तो एक जो फौजी टीचर थे, ओल्ड फैशन वाला टीचर थे, उसको भी एनी फ्रैंक ने इतना शानदार पोइट्री लिख करके दी कि उसको भी अब जोक करना वो भी शुरू कर दिया। तो इसे लिखा गया कि एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ द, यानी कि छोटा सा जो पार्ट है जो कि स्कूल में उसने किया था वो चीज़ हम लोग को बताया गया। अदरवाइज़ ये जो इसकी पूरी डिटेल अगर हम पढ़ेंगे एनी फ्रैंक का जो नॉवेल लिखा गया वो काफ़ी ही आपको इमोशनली आपको अटैच कर सकता है। और इवन कि आप इम्पैक्ट की कितना उन्होंने 13 ईयर में ही उसकी शायद डेथ हो चुकी थी, तो कितना उसके साथ बुरा हुआ, तो ये आप समझ पाएंगे। तो ये इसी तरीके से ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। इसमें जो लाइन आपको समझ में नहीं आया होगा, जो वर्ड समझ नहीं आएगा, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दी, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँगा। टिल दैट टाइम हैव ए गुड डे।